नमस्कार। हमारे साथ हमेशा की तरह आनंदवर्धन सिंह मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं, जुड़ रहे हैं और ये मैं आपको बता दूँ ये काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट हैं आजकल। इनका बैकग्राउंड वैसे दूसरा था, बाद में ये जर्नलिस्ट बने हैं और अब टू दी पब्लिक इंडिया चैनल के ये इन्होंने ये फाउंडर एडिटर है। थैंक यू आनंद हमेशा की तरह जुड़ने के लिए। सीधे मैं प्रश्नों पर आता हूँ। मैं कल आपका कार्यक्रम भी देख रहा था ओवरव्यू, जिसमें आपने हिंडनबर्ग के बारे में काफ़ी ज़िक्र किया है। मैं जल्दी से आपको 2-3 स्लाइड्स दिखाऊँगा, केवल इसलिए कि दर्शकों को एक पर्सपेक्टिव देना है कि ये हो क्या रहा है क्योंकि हम लोग कई बार बहुत जल्दी पिछली बात भूल जाते हैं और नई बातों में लग जाते हैं। तो आनंद ये पहली स्लाइड में मैं एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ है पिछले 2 सालों में और उसको मैं हिंडनबर्ग के साथ मैं ये दिखाऊंगा कि कब-कब हिंडनबर्ग ने कौन सी रिपोर्ट दी। तो आनंद मैं जून 2022 पर वहां से शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे। ये वो टाइम था जब राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था और राहुल गांधी के मुताबिक 40-50 घंटे उनसे पूछताछ की थी। अब वो क्या केस है, वो कौन सा है, हेरल्ड का केस है, उस पे मैं नहीं जाऊंगा। बट अच्छी खासी तब पूछताछ हुई, सोनिया गांधी के साथ भी पूछताछ हुई और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर इन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की 30 जनवरी तक जो खत्म हुई श्रीनगर में। अब आप यहाँ देखिए कि हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी 24 जनवरी को 2023 में। तो ये वो भारत जोड़ो यात्रा पर थे तभी ये रिपोर्ट आ गई थी और उसके बाद सरकार बीजेपी इनके पीछे पड़ गई। जो कुछ हुआ हम सबको पता है। 23 मार्च को सूरत के कोर्ट ने इनको कन्विक्शन दिया और एक दिन के अंदर इन्हें हमारे ओम बिरला जी ने इन्हें लोकसभा से निकाल दिया। फिर 2024 का तो शायद सबको याद ही होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, फिर इलेक्शन पीरियड आ गया, ये फिर से इलेक्शन जीते। 29 जुलाई को बजट बजट के सेशन में राहुल गांधी ने ये चक्रव्यूह वाली स्पीच दी और 2 अगस्त को, अगर ये ट्वीट मैंने यहाँ दिखाया है, रात के 1:52 पर इन्होंने ये ट्वीट किया कि शायद इन्हें चक्रव्यूह स्पीच कई लोगों को अच्छी नहीं लगी है और ईडी इनसाइडर्स टेल मी रेड इज बीइंग प्लान। ये 2 अगस्त की है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आ गई। तो मेरा ये कहना है ये बीजेपी वाले लॉक स्टॉक एंड बैरल राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर। अब अगर आप टाइमलाइन देखें, कहीं से ऐसा लगता नहीं है कि राहुल गांधी ने अपने फायदे के लिए इस रिपोर्ट को यूज किया है और हिंडनबर्ग राहुल गांधी की क्यों सुनेगा। वो एक प्रोफेशनल एजेंसी है, वो स्टॉक मार्केट में खेलता है, वो टाइमिंग वो अपने हिसाब से देखेगा। तो ये ओवरऑल पिक्चर जो इस समय चल रही है, इस पर पहले मैं आपकी एक जनरल टिप्पणी चाहूंगा आनंद। अजय, मुझे जैसा लगता है कि देखिए ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं और फिर आप उसको उससे कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि किसकी वजह से क्या हो रहा है। कुछ चीजें जो शायद यहाँ पे दिखाई नहीं जा सकती हैं और जो जिसको कहते हैं ना महसूस की जा सकती हैं या इस तरह का। इवन जब आप लोकसभा में राहुल गांधी अपनी स्पीच देते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद और हिंडनबर्ग के और उनकी सदस्यता जाने से पहले, तो उस समय जिस तरह का रिएक्शन होता है और जिस तरह, अगर आपको याद हो, ओम बिरला जी और सारे लोग मिलके उसमें हल्ला मचाने लगते हैं और उसको एक्सपंज कराया जाता है। उसमें कुछ ऐसा नहीं था भाई, वो अडानी की अगर आप बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अडानी की वजह से, तो उसको जिस तरह से एक्सपंज कराना, अडानी का नाम हटाओ, ये हटाओ, अगर आपको याद हो। और उस समय आपको अगर और भी याद दिला दो, उस समय अडानी जी खुद अखाड़े में कूद गए थे। अडानी जी खुद एक करके एक अंग्रेजी में जो बहुत ही खराब ढंग से उन्होंने जिसको कहते हैं ना पैसेंजर गाड़ी जो ठेल ठेल के चल रही थी, जो चल नहीं पा रही थी, उस तरह की अंग्रेजी में उन्होंने एक इंटरव्यू भी देखे, अपने को बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्त घोषित करने की कोशिश की थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें और हो रही थी और ये सिर्फ ये सांकेतिक नहीं है। राहुल गांधी अगर पूरे देश में
सोनिया गांधी राहुल गांधी को बुलाने अगर मुकेश अंबानी स्वयं जाते हैं और राहुल गांधी उस शादी में सोनिया गांधी नहीं जाते हैं, तो हम और आप भी, अगर हम आपको यहां से हाथ पैर जोड़ के जाएं हैदराबाद मिठाई ठाई लेके कि भाई आप आइए, और अगर आप नहीं आइए तो फिर कहीं ना कहीं तो उसका मतलब अच्छा ये लोग ऐसे नहीं है, ये लोग तो ये है कि अच्छा फिर तुम्हें देख लेंगे। तो ये जो व्यवस्था और खास करके उसमें अच्छा, और जब ये A1 A2 कर देते हैं इस बार जब वो, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हो रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये भी फैक्ट है कि जो अब मैं थोड़ा सा इसलिए हिंडनबर्ग की बात कर रहा हूं, हिंडनबर्ग को लोग तरह तरह की बातें करें, वो जॉर्ज सोरोस का पैसा है तो फलाना है तो ढिमाका, वो पैसा काले चोर का हो कि वो पैसा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी का हो, वो एक सेकेंडरी इशू है। इशू यह है कि जो हिंडनबर्ग जो बातें कह रहा है वो उसमें कुछ तथ्य है कि नहीं, और अगर तथ्य नहीं भी है तो क्या उसकी जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैं उससे क्या अलावा भी एक अजय एक बात और कहना चाहूंगा कि आप कॉर्पोरेट से आ रहे हो, हिंडनबर्ग जो काम करता है वो कोई वसूली का काम नहीं करता है, हिंडनबर्ग ब्लैकमेलिंग का काम नहीं करता है। हिंडनबर्ग नोन शॉर्ट सेलर है, और वो ये उसके नोन उसमें है, वो कहता है कि वो ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है दुनिया भर में जो हेरा फेरी करके अपने स्टॉक को मैनिपुलेट करती रहती हैं, उस पर रिसर्च करता है, एविडेंस इकट्ठा करता है, और फिर वो कहता है कि मैं शॉर्ट सेल करता हूं, मतलब उस स्टॉक को वो बेच देता है, फिर वो रिवील करता है कि ये भाई साहब क्या क्या बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि वो बेईमानी कर रहे होते हैं इसलिए वो स्टॉक प्राइस गिरता है और कम प्राइस वो खरीद लेता है और उसको इसका प्रॉफिट होता है, और वो ये उसका नॉन बिजनेस मॉडल है। ये कोई जैसे हमारे यहाँ बार बार किया जा रहा है, देखा उसका बिजनेस का फायदा, अरे भाई वो कह रहा है कि मैं चोरों को पकड़ता हूं। हमारे यहाँ भी चोरों को पकड़ने पे इनकम टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट या कस्टम डिपार्टमेंट एक आपको पैसे का इंसेंटिव देते हैं, तो वो अपनी रिसर्च करके वो कहता है कि मैं चोरों को पकड़ूंगा, चोरी को वो करूंगा, एविडेंस के साथ करूंगा, तुम अपनी जांच कर लो। ये पहली बार हो रहा है जब हमारे यहां जांच के लिए बहुत लोग रिलक्टेंट हैं। हमारे यहां पहली बार हो रहा है कि जो शिकायत है, मतलब ये बड़े इश्यूज हैं। ये कोई और देश होता तो अब तक इस इंस्टीट्यूशन का, आज मैं सुबह का आप वो पढ़िए, एम दामोदरन जो IAS अधिकारी थे, वो जब यूटीआई के आज सुबह की स्टोरी है, वो जब यूटीआई के चेयरमैन सन 2002 में या 3 में, वो मैं ईयर मुझे याद नहीं है, उसके बाद वो सेबी के चेयरमैन बने थे, इसलिए ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है। जब वो यूटीआई की चेयरमैन सरकार उनको बना रही थी तो उनके पास 50 शेयर थे, 50 या 51 शेयर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। उन्होंने उसको ले जाके बेच दिया और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक यही शेयर था पब्लिक और मैंने इसलिए को बेच दिया। तो लोगों ने कहा अच्छा एक तो आपका शेयर, उन्होंने कहा मैं जिस ब्रांच में था, अब मेरा अकाउंट था SBI में, वो 93-94 में मेरा ब्रांच मैनेजर पीछे लग गया कि साहब ये शेयर आया, लगा दीजिए 50 शेयर आ गए। लेकिन चूंकि मैं यूटीआई में जा रहा हूं जहां पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इसलिए ये शेयर बेच देना ही उचित होगा। मैं ये बात इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं, ये वो देश है जहां के इंस्टीट्यूशन इतने सैक्रोसेंट थे, और वो समय एनडीए गवर्नमेंट का ही था जब एनडीए गवर्नमेंट ही अटल बिहारी वाजपेयी की थी। तो आज क्या हो गया है, आज माधवी बुद्ध जी चाहे कुछ कर लें, मैं थोड़ा सा इश्यू से डाइवर्ट हो रहा हूं लेकिन फिर भी माधवी बुद्ध जी कुछ भी कर लें, लेकिन उनके ऊपर लगे हुए आरोपों का वो जवाब नहीं दे रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, उन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या अपने हलफनामे में कहा कि भाई ये मैं इसलिए रिक्यूज की हूं, उन्होंने कभी कहा है कि मैंने रिक्यूज किया इससे? उन्होंने कहीं किसी हलफनामे में नहीं कहा है। सबसे अफसोस की बात यह है कि उनके ऊपर जब इस तरह की शिकायतें आई हैं कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एविडेंस के साथ आई हैं, पेपर के साथ आई हैं कि वो किस तरह से सिंगापुर की कंपनीज में अभी भी एक में डायरेक्टर हैं, एक में 100% स्टेक होल्डर हैं, कैसे कंसल्टेंसी फर्म चलाती हैं, कैसे पैसा आता है।
इस पे जो सबसे सरप्राइजिंग बात है कि जो सरकारी दल है, मतलब जो जिसका केंद्र सरकार में इसकी सरकार है, वो बीजेपी, वो आ गई है उनके लिए बिल्कुल मैदान में खुलकर, रविशंकर प्रसाद से लेके और सारी ट्रोल आदमी भिड़ गई है कि नहीं नहीं वो कितना, अरे भाई तुमसे लेना देना कुछ नहीं, वाई ये क्यों अपने को। तो मुझे जो लगता है कि राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी कमी है और जिसकी वजह से वो ये सब परेशानी झेल रहे हैं कि वो जीरो टॉलरेंस वाले व्यक्ति हैं। वो दाल में नमक भी नहीं खाते हैं। लोग कहते हैं ना यार दाल में थोड़ा नमक बराबर हो जाए ठीक है, इतना तो चलता है, तो वो नमक भी नहीं खाते हैं। तो अगर जो दाल में नमक भी नहीं खाता है तब तो वो दाल खाना बाकी लोगों के लिए करीब करीब बिल्कुल मुश्किल होगा। तो हमारी जो इस समय की व्यवस्था है उसमें एक कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये कहे कि नहीं मैं तो इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाऊंगा, जो ये कहे कि इलेक्शन स्पीच में कहे कि सरकार आए और चाहे नहीं आए, अडानी जी की ये सब बातें तो मैं खोल के रहूंगा। वो ना केवल वो लोग जो जो अडानी जी के साथ सीधे तौर पे जुड़े हैं, उनकी अपनी पार्टी में भी उनके काफी बड़े संख्या में इस तरह के लोग हैं जो जिनको लगता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उन सबका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। सबने कभी ना कभी माननीय अडानी जी का गेस्ट हाउस से लेके, पैसा तो छोड़ ही दीजिए, गेस्ट हाउस से लेके हॉस्पिटैलिटी से लेके सबने कभी ना कभी किया होगा। तो मुश्किल यही है। और मुझे सिर्फ ये लगता है कि इन सब लोगों को जो अभी लग रहा है कि एक ये व्यक्ति अगर हट जाए रास्ते से तो फिर हम सबको मैनेज कर लेंगे। मैनेज किए ही हुए है ना। इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, छोटे से वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी जी, एक छोटे वित्त मंत्री को जो उस समय स्टेट मिनिस्टर थे मैनेज करके अंबानी ने अपना एम्पायर पूरा बढ़ाया। तो इसलिए मुझे लगता है कि द ओनली वन हु इज नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग इज राहुल गांधी, और वो ही इसलिए सबसे बड़ा उनकी डीमेरिट हो गई है इस समय। अजय जी जी आनंद, वैसे मैं अभी बता दूं आज सुबह की खबर है, अडानी जी को अफ्रीका में भी अब प्रॉब्लम होने जा रही है। वहां पे कीनिया एयरपोर्ट शायद इनको मिलने जा रहा था या ये कुछ कर रहे थे, वहां के वर्कर्स ने हड़ताल का डिक्लेयर कर दिया है कि अगर ये अडानी जी को गया तो हम हड़ताल पर जाएंगे। तो ये हर जगह इनको प्रॉब्लम है और शायद इनके बिजनेस मॉडल से ही इन्हें प्रॉब्लम है हर देश को। अब मैं आपसे कुछ सवाल डायरेक्टली मैं इसी मामले में पूछ रहा हूँ। ये सबसे पहले तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि ईडी को 26 महीने बाद राहुल गांधी की दोबारा याद क्यों आई? क्योंकि जब इन्होंने जून 2022 में इनको 50 घंटे इंटेरोगेट किया, तो उसी समय इन्हें अगला कदम क्यों नहीं उठाया? अगर आपको अरेस्ट करना था तो तब कर सकते थे। और दूसरा, बीजेपी में इतनी घबराहट है इस वक्त, और मेरा ये ऐसा मानना है कि इस बार वो जरूर ही राहुल गांधी को अरेस्ट करने जाएंगे। और अगर उन्होंने अरेस्ट इनको कर लिया फिर उसके बाद जो होगा वो शायद मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं और वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। और तीसरी चीज है, राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर रख के अब 2024 में जो राहुल गांधी और कांग्रेस है उसमें क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को या मोदी जी को? आनंद, मैं उल्टे से शुरू करता हूं। बीजेपी अरे राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर रख के क्या फायदा होगा? राहुल गांधी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन का फर्क हमने देख लिया है। मतलब राहुल गांधी खड़े होते हैं और अगर बात करते हैं, और ना केवल ये किया है, राहुल गांधी ने एक काम और अच्छा किया है। राहुल गांधी ने अपनी ईमानदारी, सिंसियरिटी, पर्पस के प्रति जिस तरह से कमिटेड है, उन सारी चीजों को लेके वो नेशनल लीडर हो चुके हैं सब इंडिया अलायंस के। उनको अब ये कहने की जरूरत नहीं होती कि मैं लीडर मेरा मुझे देखो। उनको अपने आप ही दूसरे दल के लोग अपने आप मानते हैं कि भाई इंडिया अलायंस के आप लीडर है और हम इनके पीछे खड़े होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नहीं, ये कई बार हुआ है। मतलब इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे कोई हो। तो राहुल गांधी एक तो अगर पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो वो पूरे ऑपोजिशन को उतना चार्ज कर देते हैं, और वो जो बातें कहते हैं जिसको ओम बिरला जी को बहुत बुरा लगता है, वो बातें करते हैं। अगर वो अपने लोगों से कहते हैं कि भाई ये इस पे आप प्रोटेस्ट करिए, वेल में जाइए, तो क्या गलत, ऐसा कौन सा वो काम कर रहे हैं कि वो कोई कह रहे हैं क्या कि यहां ला के ये वाला काम कर दीजिए? अरे भाई प्रोटेस्ट के तरीके हैं,
अगर प्रोटेस्ट के तरीके और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर उसको उसमें इन्वॉल्व है तो इसमें कौन सी गलती हो रही है, मुझे नहीं समझ में आता है। दूसरा यह है कि उनकी प्रेजेंस से जो सबसे बड़ा बात है, अब मोदी जी असहज होते हैं। मतलब आपने कभी देखा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा हो, मोदी जी 2-2 बार खड़े होकर इंटरप्ट कर रहे हैं, अमित शाह 6 बार खड़े हो रहे हैं, और राजनाथ सिंह खड़े हो रहे हैं, किरण रिजिजू खड़े हो रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान खड़े हो रहे हैं, मतलब कौन कौन नहीं खड़ा हो रहा है, एक व्यक्ति की इतनी हैसियत हो गई है। तो और ये लोग परंपराओं की बात करते हैं, पर ये परंपरा ये कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। तो राहुल गांधी इन पार्लियामेंट बीजेपी से तो अनकंफर्टेबल है ही, लेकिन वो जो व्यक्ति जो अब उनके सामने खड़ा ही नहीं हो पाएगा, उसका नाम है मोदी जी। मोदी जी अब पार्लियामेंट में समझ गए, मोदी जी तो भाग गए हैं पार्लियामेंट से भाई, मोदी जी इज नॉट टू बी सीन इन पार्लियामेंट। तो अब उनके लिए पहली चीज है कि अगर मोदी जी को, पहली कंडीशन है कि अगर मोदी जी को पार्लियामेंट में आना है तो मोदी जी को लगता है कि राहुल गांधी के रहने से मेरी दिक्कत होगी, क्योंकि राहुल गांधी रहेंगे तो मोदी जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2.5 घंटे उनकी स्पीच को वेल में खड़े होके लगातार हूट किए जाएंगे। आई एम यूजिंग अ टर्म, हूट किए जाएंगे, ये मोदी जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उनको लगा होगा कि थक जाएंगे, लेकिन वो 2.5 घंटा या 2 घंटा जितनी देर भी वो किए लगातार ऑपोजिशन का। और उसका एक बड़ा कारण यह था कि प्रेजेंस ऑफ राहुल गांधी इन द पार्लियामेंट। राहुल गांधी अगर शायद वहां नहीं होते तो आज इस तरह की चीजें नहीं हो पाती। तो एक तो वो बात पार्लियामेंट में उनके रहने से एक ये दिक्कत है। दूसरा, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ईडी अब की अगर उनको बुला रही है, जब अगर बुलाएगी तो अरेस्ट करने के लिए बुलाएगी, ईडी पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी, क्योंकि ईडी को ये पता है भाई, देखिए क्यों करते हैं ये, इसलिए करते हैं कि ईडी का सम्मान आते ही, जैसे 100 लोग हैं तो उसमें 50 लोग तो ईडी का सम्मान आते ही ठीक हो जाते हैं कि ईडी की तरफ से एक सम्मान गया कि आ जाइएगा, उसी में 50 लोग ठीक हो गए। जो बाकी 50 बचते हैं उसमें से 45 लोग कम से कम ऐसे होते हैं जो एक बार बुला लिए जाते हैं तो वही बता दिया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे करो। तमाम लोगों का कहना है कि ईडी उनको बुला के वो नहीं पूछता है, ईडी पूछता है कि ये चीजें अगर आप कर दीजिए तो हम ये कर लेंगे। अभिषेक सभी का कहना है कि ईडी तो साफ साफ ऑफर देता है भाई, पॉलिटिकल ऑफर, कि आप ऐसे कर दीजिए तो हम आपको ये छोड़ देंगे, आप ऐसे कर दिए तो ये कर देंगे। और इसके एक नहीं तमाम उदाहरण है, अब कोई और रिकॉर्ड तो कहेगा नहीं। जो 4-5 बचते हैं उसमें 2-4 इतने वो हो चुके होते हैं, किसी की बीपी बढ़ जाता है, किसी की वो हो जाता है। क्यों? इन सारे लोगों में इतने दिनों में एक राहुल गांधी अकेला मिला जो 10 घंटे बैठने के बाद भी बोलता था और बताओ और पूछो भाई और पूछो। अब उनको समझ नहीं आता कि क्या इनसे बार बार राहुल गांधी ऑन रिकॉर्ड है, जब कहते हैं कि वो हमसे पूछते हैं आप ये बताइए अच्छा साहब, बाकी तो ठीक है, या आप खा के क्या आते हैं। उसमें एक और चीज बता दें, उसमें एक नई टैक्टिस और थी। एक, अगर मैं गलत नहीं हूं, मतलब शायद जहां तक मुझे याद है, कार्ति चिदम्बरम जी जो थे, उन्होंने वकील हैं, वकील पिता हैं और पिता जेल भी हुए हैं, तो उनका एक दूसरी टैक्टिस थी। ये जितनी रिकॉर्डिंग होती है वो ऑन कैमरा होती है, मतलब ऑन कैमरा इन द सेंस कि वो रिकॉर्ड होता रहता है आपका जो भी कन्वर्सेशन है, क्योंकि वो उसमें दिया जाएगा कोर्ट में। तो उनसे जब पूछा जाता था कि अच्छा ये बताइए कि आप उस दिन यहाँ से, मान लीजिए ऐसे हम, आप यहाँ से फ्रांस गए, कहा हाँ मैं असल में जय शाह जो है ना, जो जय शाह जो बेमानी, अब उनको कहता था साहब आप जय शाह, अब वो हर चीज में जय शाह को घुसाता था, हर चीज में। तो फिर बुलाना छोड़ दिया गया कि यार इसको मत बुलाओ, ये मतलब कोर्ट में कुछ ना कुछ जय शाह आ जाएंगे तो जय शाह तो नाम नहीं लिया जा सकता है। तो हर एक की अपनी अपनी टैक्टिस है। क्या कीर्ति चिदम्बरम को उसके बाद नहीं बुलाया गया, उसने एक नई टैक्टिस पकड़ ली थी, वो हर बात में जय शाह को ले आता था, अमित शाह जय शाह, अमित शाह जय शाह। वो उनसे पूछा जाता था कि सुबह का आप नाश्ता क्या किया, उसने कहा नहीं असल में ऐसा था ना, जो जय शाह जब बीसीसीआई के वो बने तो वो कहते थे साहब सुबह, अरे वो कहता था भाई मैं बता रहा हूं ना कि जब वो क्या, वो जय शाही को घुसाए हुए थे हर जगह, क्योंकि इन लोगों का था कि नहीं कोर्ट में जय शाह का नाम तो नहीं आना चाहिए, चाहे सबका नाम आ जाए। तो वो हर एक की अपनी अपनी टैक्टिस है। बट द ओनली एक्सेप्शन वाज राहुल गांधी, जिसको आप मेंटली, इकोनॉमिकली किसी भी तरह से तोड़ नहीं पाए। इससे ज्यादा क्या होगा यार कि आप कांग्रेस पार्टी के पूरा आपने जो फंड्स हैं वो सीज कर लिए, आपने नेशनल हेराल्ड का फंड ऑलरेडी आप सीज किए हुए हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि देखिए ये जो कुछ लोग आज कह रहे हैं ना कि जो इससे आज मुझे एक कौन थे, एक कोई बड़े डीजीपी टाइप के लोग,
वो बता रहे थे कि वो राहुल गांधी को कह रहे थे वो आदमी जो सेप्टिक टैंक बदबू के सेप्टिक टैंक में पड़ा हुआ है उसको अगर अपनी जात पूछ ली गई तो मतलब वो अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग। तो ये चौतरफा हमला राहुल गांधी के ऊपर हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर मोहम्मद यूनुस को के ऊपर 174 केस करते हैं, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, अगर मोहम्मद यूनुस के ऊपर आप अपना नोबेल प्राइज लाए और उसका आपने परमिशन नहीं ली उसका पैसे लाने की, उसका मुकदमा होता है, आपकी बुक रॉयल्टी का पैसा अगर होता है, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के फ्रिवलस केस जब आप करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आम जन भी उसको देख रहा होता है। मोदी जी इस समय जो भी काम कर रहे हैं, मोदी जी की अपनी जो भी कैलकुलेशन, आप ये बताइए पिछले 4 महीने में मोदी जी ने जो भी दांव चला है वो सब उल्टे पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। मोदी जी को मतलब मुझे अभी भी लगता है कि अच्छा वो मोदी जी का उस तरह से सोचते हैं। मैं एक और छोटा उदाहरण आपको दूं, राम जन्मभूमि में जब उसका शिलान्यास उसका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे जनवरी में, जब उस समय शंकराचार्य उसमें आ गए और शंकराचार्य को उसमें कुछ आपत्ति थी, तो आपको नहीं लगता है कि अगर मोदी जी अपनी ट्रोल आर्मी से कहे होते कि भाई इनको मत गाली देना, ये शंकराचार्य है, उनको लगता सबको गाली दो। अब जब शंकराचार्य को गाली पड़ी तो वो मोदी जी का मामला ही गड़बड़ हो गया। विनेश फोगट वाले केस में मोदी जी जब सेकेंड डे बाद तो उनको फोन करके कुछ खाना पूर्ति किए, क्योंकि लेकिन उसके बाद जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी जिस तरह से विनेश फोगट के पीछे अभी भी लगी हुई है, उससे आपको नहीं लग रहा है कि इनका नुकसान हुआ है? मतलब आप तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का इस समय जो सोचने समझने का जो भी है, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, वो क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है कि कैसे बचूं क्या करूं, वो डिसीजन उल्टे पड़ रहे हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर राहुल गांधी को ये लोग गिरफ्तार करते हैं जी तो जेल में रहने वाला राहुल गांधी वोट की दृष्टि से इनके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि क्या हो क्या नहीं हो उस पर हम और आप प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इनको लगता है केजरीवाल को अंदर डाल दिया था ना, क्या हुआ, हेमंत सोरेन को अंदर डाल दिया था ना, क्या हुआ, इनका शो क्या हुआ। तो हो सकता है इनको लगता हो कि राहुल गांधी को भी अंदर डालने क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वोट की दृष्टि से इनका नुकसान होगा अगर ये राहुल गांधी को जेल के अंदर डालेंगे। अजय, और सिर्फ वोट ही नहीं, इंटरनेशनली आप आज दुनिया में आप अकेले नहीं रह सकते, आप बहुत सी चीजें आपकी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, आपका ट्रेड, आपका उसमें भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगेंगे। अजय जी जी, आपने कहा मोदी जी आजकल दिखते नहीं है, वही मेरा लास्ट सेक्शन में उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करना था। ये 2-3 फोटोज उनकी बहुत आजकल सोशल मीडिया पर ही घूम रही है, मैं जल्दी से दर्शकों को दिखा दूं। ये आपने देखा होगा कि ये किस तरह से पहले मोदी जी जब जाते थे गाड़ी में तो उनके ऊपर एक लाइट जलती थी, वो नीचे कहीं ग्लव बॉक्स के ऊपर होती थी जो उनके नीचे से उनके सर पर पड़ती थी। तो ये जब भी जाते थे बहुत प्रोमिनेंट दिखते थे। फिर ये धीरे-धीरे ये लाइट बंद हो गई, ये राइट हैंड साइड पर वो इमेज है। और अभी हाल में 3-4 दिन पहले जब ये गए तो अब ये मिडल सीट पर आ गए, ये फ्रंट सीट पे बैठ भी नहीं रहे हैं। ये अभी 2-3 दिन पहले की पिक्चर है। और आनंद, ये फोटो तो काफी चर्चा में भी थी, ये जब अभी ओम बिरला ने टी पार्टी बुलाई थी तो सब लोग वहां पर हैं, विपक्ष के काफी नेता हैं, अमित शाह, राजनाथ, और एक चाय वाला माहौल जिसे कहते हैं। लेकिन आप यहाँ मोदी जी की शक्ल देख सकते हैं, वो यहाँ पे भी बिल्कुल ही स्ट्रेट फेस लेकर पता नहीं गुस्से में बैठे हैं क्या है। तो आपने एक और चीज नोट की होगी, ये संसद में नहीं आते और अभी 2-3 चीजें 1-2 दिन में हुई हैं। एक तो ब्रॉडकास्ट बिल, आपको पता है ये कल विथड्रॉ कर लिया गया और ये किसी को इन्होंने नहीं बताया। दूसरा, आज सुबह की बात है, 100 वंदे भारत गाड़ियों का टेंडर कैंसिल हो गया है जो आनी थी, वो अब नहीं आ रही। उन्होंने कहा ये प्राइस नेगोशिएशन फेल हो गया। लेकिन उससे बड़ी बात यह है, 2-3 दिन पहले वंदे भारत के फेयर्स और शताब्दी के फेयर्स बराबर कर दिए गए हैं। ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है, दोनों ट्रेन का फेयर्स बराबर है, जो 30-40% पहले ज्यादा होता था। तो ये चुपचाप से ये यू टर्न चल रहे हैं मोदी जी की सरकार में और आपको ये बता नहीं रहे।
तो ये आज की स्थिति है। तो इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि मोदी जी को क्या हो गया? किसी ने क्या बोला है इनसे कि अब आप पीछे हट जाइए? आनंद। नहीं देखिए अजय, मालूम नहीं उस समय कि आप ध्यान रखें, ये बिल्कुल साफ था जब बजट आ रहा था कि उससे पहले लोगों का कहना था कि आरएसएस और भारतीय किसान सभा जो इनकी जो उनकी उन्होंने भी अपनी एक विश लिस्ट दी थी कि आप ये चीजें करिए, नहीं तो चीजें चलेंगी नहीं। और उसमें एमएसपी की बात और किसानों की बात, किसानों की सम्मान निधि, इस तरह की बातें थी। दो चीजें हैं, पहले मैं उस पर आऊं उससे पहले मुझे एक चीज और लगती है। देखिए ऐसा है, हम और आप भी, हम लोगों की रोज एज बढ़ती है। मोदी जी इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ, अब मोदी जी 73-74 साल के हो रहे हैं। और ये भी फैक्ट है कि जैसे हम और आप हैं, हम और आप आज से 5 साल पहले जो एनर्जी लेवल था, आज वो एनर्जी लेवल नहीं है। और इनफैक्ट आप एक एक साल दर साल की बात करिए तो वो ड्रॉप बहुत सडन होता है। तो मोदी जी के स्वास्थ्य में तो ड्रॉप हो रहा है, ये सामने विजिबल है। जैसा आप देखना, हाथ पकड़ के उतर रहे हैं, ये सब हो रहा है। दूसरा ये भी होता है कि काफी चीजें स्वास्थ्य जो फिजिकल हैं वो आपके मेंटल उससे भी रिलेट होती हैं। अब वो थोड़ा डाउन एंड आउट हैं, मतलब सीटें कम मिली हैं, चीजें वो हो रही हैं, हाथ से निकल रही हैं, देख रहे हैं कि चीजें गड़बड़ हो रही हैं। तो वो शायद जो एंथू लेवल होता है ना, जो उनका एक उत्साह का वो है, वो भी कम है। ये तो हो गई एक बात। जो चीजें वापस कर रहे हैं वो असल में क्या है ना कि मोदी जी के शायद ट्रेनिंग में वैसा नहीं है। मैं समाजवादियों के साथ रहा हूं, तो समाजवादियों की ट्रेनिंग दूसरी होती है, कम्युनिस्टों की ट्रेनिंग दूसरी है, कांग्रेसियों की ट्रेनिंग दूसरी है, लेकिन मोदी जी की ट्रेनिंग दूसरी है। अब जैसे मैं एक दो उदाहरण आपको बताऊंगा। किसान बिल जब मोदी जी ने वापस किया, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को उस दिन बॉर्डर पे चले जाना चाहिए था, दिल्ली हरियाणा के, और वहां जाके किसानों के बीच बैठ के अनाउंस कर देते भाई हो गए। तो मोदी जी का उससे क्या वाहवाही हो गई होती, आप मुझे बताइए। अभी ये विनेश फोगट वाले मामले में अगर वो फोन उठा के, जैसे वो इनके तो सब दोस्त हैं जैसा ये बताते हैं, मतलब जितने राष्ट्राध्यक्ष दोस्त हैं, अगर ये राष्ट्राध्यक्ष से बात कर लेते ये जानते हुए कि ये कुछ नहीं होगा। मैंने पॉलिटिक्स में बहुत से बड़े नेताओं को देखा है, वो केवल आपका मन रखने के लिए। अब अजय आ गए हैं और अजय कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल बेवकूफी की है, भाई इनको फोन कर दो तो यार एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इसलिए क्योंकि आप संतुष्ट हो जाइए वो फोन कर दिया जाता है। फोन करते समय भी पता है कि नहीं होगा। तो अगर मोदी जी सार्वजनिक रूप से फ्रांस के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को फोन करते और कहते साहब ये है जरा, अगर इफ यू कैन चेक, होता क्या उसका, मैं अब उसके फर्क बता रहा हूं। एक तो लोग इनके दीवाने होते, दूसरा आपको ये अब तक ज्ञात ही होगा कि जो विनेश फोगाट की जो अपील है, जो आर्बिट्रे उसमें चल रही है, उसको टीम जो लीड कर रही है वो फ्रेंच लॉयर्स की टीम है। तो मोदी जी सारा क्रेडिट मोदी जी ले जाते हैं ना कि देखिए मैंने बात कर ली, अब वो तो इतना कर नहीं सकते, तो उन्होंने कहा मैं लॉयर लगा दे रहा हूं आपके लिए मोदी जी। तो मोदी जी ये सब मैनिपुलेट कर सकते थे, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप ईमानदारी से किसी चीज के पीछे हो। मोदी जी ये जो आज बिल वापस किए हैं, इसको स्टेज मैनेज बेटर करना चाहिए था। एक तो मैंने आज बहुत से लोगों से ये जो ऐसा कहा गया था कि ये बिल जो है, ये ड्राफ्ट बिल सर्कुलेट किया गया था कुछ लोगों में, जो स्टेक होल्डर कहा गया, जो स्टेक होल्डर्स है। यूट्यूब में हिंदी के जो पहले 10 चैनल हैं, उसमें से 7-8 से मेरी व्यक्तिगत बात होती रहती है, बात हुई है, उनमें से किसी के पास नहीं आया था। तो मोदी जी के चहेते अपने कुछ एडिटर्स हैं, उन्हीं को बुलाते और फिर उनके बीच कहते हैं कि साहब देखिए ऐसा ऐसा, और हम इसको वापस करते हैं और आप लोग तो इसका माइलेज लेते हैं। लेकिन मोदी जी कहीं पे भी ये नहीं शो दिखना चाहते हैं कि मैं गलत था। निर्णय गलत हो सकते हैं, आप इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ नेहरू एज फार एज द चाइना इज कंसर्न। वो एक गलती हुई थी, गलती को सुधारने की बात होती है, मानने की बात होती है। मोदी जी मानने को नहीं तैयार है। नोटबंदी की कोई बात उनकी पार्टी में कर ले तो मोदी जी उसको पार्टी से ही निकाल दें। तो मेरा कहना यह है कि ये जो
मोदी जी ने जो सीखा नहीं है इस तरह की चीजें, वो केवल यस मैन जानते हैं, केवल हाँ जानते हैं, क्योंकि इसी तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स की है। तो उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल हो रहा है, और खास करके गठबंधन की तो पॉलिटिक्स उन्होंने आज तक नहीं की है। चाहे वो गुजरात डेज हो, चाहे वो डेज हो, वो तो बिल्कुल फ्री फॉर ऑल, एक तरफ मैंने कह दिया तो सारा कुछ है। तो वो एक मुश्किल मोदी जी को रोज हो रही है, और ये मुश्किलें रोज बढ़ती ही जाएंगी, इसमें कोई कमी होने का मुझे नहीं लग रहा है। जी आनंद, जी आनंद, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू।